खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज के मॉर्निंग शो में कुछ अहम तरीन मौज़ूआत जिनकी शुरुआत हम जम्मू कश्मीर से करेंगे, फिर आपको मुल्क की खबर पर भी ले आएंगे कि मुल्क के अंदर किस तरीके से सियासत चल रही है, लोकसभा के अंदर कल क्या कुछ हुआ और आज क्यों हंगामे के और ज़्यादा आसार हो सकते हैं और क्या कुछ हिज़्ब इख्तिलाफ सोच रहा है, समझ रहा है, इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सरकार कुछ अहम तरीन फैसले ले रही है, वो फैसले है क्या, उसका इतलाक़ कैसे होगा, जम्मू कश्मीर पर उसका असर किस तरीके से होगा, एक एक करके ये सारी खबरें आप तक हम सुबह 10 बजे तक पहुँचाएंगे। और 9:40 पर हस्बे वादा हमारी फ़ोन लाइन्स ऑन होंगी, आप कॉल करेंगे, अपने मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत के अंदर बैठे लोग उन मसाइल पर गौर करें और आपकी आवाज़ को सुनते हुए उन मसाइल का हल भी निकाले। आज ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे, कुछ अहम तरीन बातें आपके सामने करनी है। उम्मीद है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप ज़रूर हमारा साथ देंगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका एक क्लिक और एक शेयर दुनिया भर तक अहम तरीन हालात से बाखबर करे लोगों को कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो फिलहाल सबसे पहले फॉर्मेट के हिसाब से आपको बताते हैं कि माजी में आज का दिन क्या कुछ कह रहा है। और माजी का सबक पढ़ाने के लिए मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है आसिफ रशीद। बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोग्राम सलाम जेके में। दिल्ली स्टूडियो से हम राह रास्त हैं। आगाज करते हैं तय फॉर्मेट के मुताबिक और सबसे पहले नजर हिस्ट्री ऑफ द डे पर। आज का दिन क्यों खास है? नवंबर का आखिरी दिन है, लेकिन आखिरी दिन हिस्ट्री में क्या कुछ सिखाता है ये जरा देखते हैं। 1966 में आज ही के दिन बारबाडोस, जिसको ममलिकत मुत्तहिदा से आज़ादी आज के दिन हासिल हुई थी और बाद में ये वेस्ट इंडीज़ का भी हिस्सा बना। 1974 में पाकिस्तान और भारत ने 10 साल से जारी तिजारत पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान आज ही के दिन किया था। दोनों ममालिक के लिए 30 नवंबर बड़ा अहम और ये नवंबर का महीना भी जहां पर एक बार फिर अफगानिस्तान को लेकर फैसला हुआ इसी महीने के अंदर जाकर। दिल्ली के शहंशाह आलमगीर दोम को उस वक्त के वजीर ने 1759 में कत्ल कर दिया था। आज ही का दिन था जब 1987 में पाकिस्तान में गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद हुए और मुल्क के अंदर एक नई बहस छिड़ गई, जंग छिड़ गई और कई सियासी जमातें आमने सामने गुज़श्ता बरसों से इसी मामले पर रही हैं। साल था 1838, तारीख थी 30। मैक्सिको ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। आज ही का दिन था। 1731 में चीन के शहर बीजिंग में, जो मौजूदा वक्त में कैपिटल है, दारुल हुकूमत है चीन की, यहाँ पर जल्जला आया और तबाहकुन जल्जले में 1,31,000 लोगों की मौत हो गई थी और 1 लाख से ज़्यादा ही लोग जो बेघर हुए थे, जिनको संभालते हुए कई बरस चीन को लगे थे। 1886 में आज ही का दिन पहला तिजारती तौर पर कामयाब एसी सिस्टम आज के दिन नाफिज हुआ। जब इसको मुतारिफ कराया गया तो कामयाबी बिलाकर जाकर 3.5 वर्षों के तवील अरसे के बाद मिली। बनाने के बाद वो था दिन 30 नवंबर, साल था 1886 माफ कीजिएगा। और 1872 में पहला बाज़ाब्ता बैनुल-अक़वामी फुटबॉल मैच खेला गया। यानी जो फुटबॉल के शायकीन हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहला फुटबॉल का मैच 1872 में और क्रिकेट का मुकाबला 1877 में आज ही के दिन खेला गया था। चलिए जी, ये तो थी जनाब आज के तारीख के पस मंज़र में बात, कुछ अहम तरीन वाक़ात। लेकिन अब क्या कुछ होने जा रहा है उस पर भी ज़रा गुफ्तगू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मरकज़ी मामलत वाली रियासत जम्मू कश्मीर की, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर इंतज़ामिया हर दिन एक नया फ़ैसला लेती है और उस नए फ़ैसले के इतलाक़ का किस तरीके से अमल दरामद होता है और क्या कुछ होता है उस पर हम आप लगातार बात भी करते हैं, आपकी आरा भी लेते हैं। लेकिन आज जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आ रहा है और सरकार ने वो सारी ज़मीन वापस लेने का फैसला लिया है जहां पर इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर अलॉटमेंट्स की थी सन्नती कारखानों को बनाने के हवाले से। कुछ वक्त के लिए वो कारखाने चले, लॉकडाउन हुआ, बंद हुए, या वो ख़राब या उनकी माली मामलत उतनी नहीं थी कि वो चला पाए और अब वो मुकफ़ल है, बंद है और पिछले 10 से 15 साल से लगातार वो बंद है। लेकिन ज़मीन अलॉटमेंट अभी भी उन लोगों के लिए है जिन्होंने उस वक्त रजिस्ट्रेशन की थी। अब सरकार का फैसला है कि वो सारी ज़मीन जो है
इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर वापस ली जाएगी, ताकि उन लोगों को वो ज़मीन फराहम की जाए जो नए एंटरप्रेन्योर्स या जो नए लोग सन्नत के साथ जुड़ना चाहते हैं। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू और श्रीनगर के अंदर अफसरों की तैनाती कर दी गई है। बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि सरकार ने एक प्रोसेस शुरू किया है जिसमें रिट्रीव किया जाएगा जी अनयूटिलाइज्ड लैंड जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के अंदर है, और एस्टेट ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया गया है ताकि वो तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करें। मसवदे कानून तैयार कर दिया गया है, नोटिस का सिलसिला चंद दिनों के अंदर जारी होगा, जिसके बाद वो ज़मीन वापस ली जाएगी जो इंडस्ट्री के अंदर उन लोगों को दी गई थी जिन्होंने दरख्वास्तें दी थी कि वो जनाब अपनी इंडस्ट्रियाँ चलाना चाहते हैं। प्रीवियस यानी साबिका इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सरकार ने ज़मीनें फराहम की थी, अलॉट की थी इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो, ताकि रोज़गार के मौके भी फराहम हो और साथ साथ जो स्टेट को रेवेन्यू है वो भी बढ़े। लेकिन जम्मू और श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर सूबे के अंदर भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स और कई ऐसे अलॉटमेंट्स हैं जो कई सालों से लॉकडाउन में हैं। बड़े यूनिट्स बनाए गए, कुछ सालों के लिए चले, उसके बाद लॉकडाउन हुए, अब वो ज़मीन जो है वो वापस ली जाएगी। और इसी तरीके से जम्मू के अंदर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को खोलने की बातें हुई, इनाग्रेशंस हुई, लेकिन मामला नहीं चल पाया। और अब अलासती इजलास जो मुनक्किद हुआ है उस इजलास के अंदर यह फैसला लिया गया है कि ज़मीनों को वापस लिया जाए। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, और उनकी तरफ से जो बात सामने रखी गई है, जो ज़राया हमें बता रहे हैं कि नॉमिनेट किया गया जी एस्टेट ऑफिसरों को जम्मू और कश्मीर के अंदर, ताकि यह प्रोसेस जल्दी जल्दी से मुकम्मल हो और कैंसिलेशन ऑफ लीज डीड जो है वो मुकम्मल की जाए, ताकि नए लोगों को वो ज़मीनें जो है वो फराहम की जा सकती हैं। तो ये जो खबर है जी ये बड़ी अहम है, क्योंकि इसको नई पॉलिसी के साथ भी देखा जा रहा है और इसका रद्दअमल क्या कुछ है, इसको जानने के लिए सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल हांजूरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी अहम खबर है, जब हम सन्नती इनकलाब की बातें कर रहे हैं, 2021 में हमने इन्वेस्टमेंट की बातें की और कहा कि अब इन्वेस्टमेंट जी होनी है, 50,000 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट होनी है, लाखों लोगों के रोजगार को रखने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस बीच सरकार ये भी फैसला कर रही है जो सिक यूनिट्स हैं, जो बंद पड़े हैं, मुकफ्फल पड़े यूनिट्स हैं, उनसे वो लीज डीड्स खत्म करने का सिलसिला शुरू किया गया है और मसवदा कानून तहरीर कर दिया गया है। नोडल ऑफिसर्स की तैनाती हुई है। क्या कुछ रिएक्शन है और किस तरीके से इंडस्ट्री के साथ लोग जो जुड़े हैं वो इस फैसले को देख रहे हैं? बिल्कुल गौहर, दिहाइयों से जब हम जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखते हैं तो अब यहाँ पर ऐसे कई सारे यूनिट हैं जो स्टिक नहीं, क्योंकि स्टिक में चांसेस रहते हैं रिवाइव, लेकिन जो बिल्कुल क्लोजर है, जो बिल्कुल बंद है, लेकिन उनकी जमीनें ना मुतल्लिका हुकाम की जानब से रिट्रीव की गई है और ना ही उन जमीनों को या उन प्लॉट को किसी और सनती यूनिट जिसके पास है या किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है उसे दी गई है। तो इस तरह से एक बड़ा कदम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानब से यह है कि उन जमीनों को, उन प्लॉट्स को या उन जो फैक्ट्री है जहां पर बनी है उनको रिट्रीव करना एक बड़ा कदम है। और इससे जो न सिर्फ अभी प्रोग्रेस में जो इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े लोग हैं उन्हें फायदा मिल सकता है, बल्कि जो आने वाले मजीद लोग होंगे उन्हें भी इससे फायदा मिल सकता है, क्योंकि एक नेक्सस चल रहा है गवर्नर इस सारे मामले को लेकर। क्योंकि यहां पर हमने देखा कि अगर किसी एक शख्स के नाम पर कोई प्लॉट यहां पर इशू हुआ है, ऐसे भी है तो उस एक ने अपने आप किसी और को वो दे दिया है और उसमें जो कानून लवाजमात है या दफ्तरी लवाजमात है उसको बालाइत्ताक रखकर किसी और को दिया गया है। तरह की वायलेशंस भी इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखने को मिल रही है और अब लग रहा है कि एक पूरी स्क्रूटनी की जाएगी। अब गवर्नमेंट की जानब से जो कमेटी इस हवाले से तश्कील दी जा रही है और वो मामले को बारीकी से देखेगी और जो डिजर्व लोग हैं, जो डिजर्व इंडस्ट्रियलिस्ट है या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हीं को वो जमीनें और वो प्लॉट्स दी जा सकती हैं। अच्छा जी, ये जो कहा गया कि जनाब हमने ज़मीनें दी थी, कुछ देर तक एस्टैब्लिशमेंट ने काम किया, यानी इंडस्ट्रीज़ ने काम किया, नामसाइद हालात या दीगर वजूहात की बिना पर उन्होंने लॉकडाउन किया, अब उसे रिट्रीव क्या जो मसवदा तहरीर किया गया था जब MOU साइन किया गया था सरकार और एंटरप्रेन्योर के बीच में, तो उसमें ये क्लाज है कि सरकार किसी भी वक्त इसको वापस ले सकती है अगर आप इसको चलाने में नाकाम हुए, या अब सरकार एक नई पहल के साथ आ रही है इस चीज़ को लेकर? देखिए, आप
तो हमें ये समझना होता है कि ये फ्रॉड कहां पर होता है। जो इस चीज को यहाँ पर एस्टैब्लिश करना चाहता है और उन्हें फिर यहाँ जो प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी पर सब्सिडी दी जाती है और उसको बाकायदा इंसेंटिव्स मिल जाते हैं कि लोग जब वो हासिल करते हैं तो उन्हें इंसेंटिव्स दी जाती है। लेकिन कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करने के लिए पहले लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। जब किसी के पास लैंड नहीं होती है तो वो अप्लाई करता है कि उसको इंडस्ट्रियल एस्टेट में मिल जाए, और जब उसे इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्रोविजनल सर्टिफिकेट के तहत बाकायदा वहां पर लैंड अलॉट की जाती है तो फिर उसके बाद वो हकदार बन जाता है उन इंसेंटिव के जो उससे मुख्तलिफ मैन एंड मशीनरी को लेकर दिए जाते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी को लेकर दिए जाते हैं या लोन को लेकर दिए जाते हैं। क्या होता था आज तक कि कई सारे ऐसे केस हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई कर सकता था, सिर्फ इंसेंटिव के पीछे भागकर वो जमीनें हासिल की जाती और उसके बाद जो लोन के आसान शराइत होते थे वो लोन हासिल करके फिर वही पैसा हड़प किया जाता था और जो यूनिट था यूनिट बनता ही नहीं था। लोन हासिल किया जाता था, इंसेंटिव हासिल किए जाते थे, लेकिन यूनिट बनता नहीं था। ये प्रोसेस काफी देर तक जम्मू कश्मीर के अंदर चला और इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन्हें सुपरविजन के लिए जाना होता है, जिन्हें वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, इंस्पेक्शन के लिए जाना होता है, उनके साथ साजबाज होकर ये चीजें होती रहती। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि लवाजमात भी बदल गए और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी या बाकी चीजें हैं इसमें भी कई सारी चीजें जो है बंशें बन गई हैं, जिसकी वजह से अभी इंसेंटिव हासिल करना एक आम अंडरप्रेन्योर के लिए या किसी भी गार्ड के लिए मुश्किल हो गया है। तो इस तरह से एक तब्दीली इसमें जरूर आई है और ऐसी चीजें बहुत कम हो रही हैं, लेकिन अब मजीद सख्ती के तौर सरकार ने इस तरह के इकदाम उठाए। मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा कदम है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इंडस्ट्रीज के एतबार के हवाले से अगर आप देखिए, सन्नत के एतबार से देखें तो माना जा रहा कि ये जनाब बड़ा अहम कदम है और जो एक नेक्सस बना हुआ था ज़मीन और मुराद को लेने के हवाले से उसको तोड़ने के लिए एक पहल जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है और लेटेस्ट होप सो कि बेहतरी की ओर ये आए। लेकिन बड़ा डिसीजन जो है जो काफ़ी पहले होना चाहिए था, लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो वो लिया गया और माना जा रहा कि इंडस्ट्री के बूस्ट और नए एंटरप्रेन्योरों को जगह देने के लिए हवाले से इंतहाई अहम कदम जो है वो माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा एक और बड़ी बात भी करते हैं क्योंकि बड़ी बात जो है ये इंतहाई अहम है, क्योंकि मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर की जब हम बात करते हैं तो उनकी तरफ से बयान दिया गया और ये बयान उस वक्त आया है जब हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पैदर पे अवामी जलसे किए जा रहे हैं और अवामी जलसों के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच बयान उस वक्त सामने आया जब अमरनाथ यात्रियों के लिए रोपवे के जरिए भी अब सरकार बाकायदा उस मंसूबे पर काम करने जा रही है, जहां पर नए यात्री निवास का आगाज हुआ है। जदीद किस्म की सहूलियात यहां पर होंगी और उन सारी चीजों के बीच में मजहबी सयाहत को फरोग देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस बयान के मुताबिक जम्मू सूबे के अंदर भी यात्रियों के लिए अकोमोडेशन का मसला अलग था, लेकिन यात्रियों के लिए मुमकिन हो सके कि रोपवे के जरिए भी वो दर्शन कर सके, इसके लिए भी बाकायदा एक जायजा लिया जा रहा है और कमेटी जायजा लेने के बाद हतमी रिपोर्ट तैयार करेगी। मंसूबे पर काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उस वक्त उनका बयान सामने आया जब जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप के अंदर, जहां पर एक ऐसा कैंप है यात्रियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहां पर रुकती है, लेकिन दूसरी तरफ मजीन के अंदर भी नया यात्री निवास बनेगा जिसका संगे बुनियाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रखा है और इस मौके पर उन्होंने इन ख्यालात का भी इजहार किया कि रोपवे का मंसूबा जो भी है वो भी ज़ेरे गौर है और जल्द इस पर काम शुरू होगा। मौजूदा हालात पर बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ कर दिया कि उनकी तरजीहात में हर जिला, हर खिता और हर फर्द की हिफाजत को यकीनी बनाना है और जिस तरीके से हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर उमर अब्दुल्ला लगातार मिलिटेंसी और दीगर मामलात पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त पर हर एक चीज़ का जवाब दिया जाएगा। ताहम आज की जो बड़ी बात है वो यही है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड मजीद कुछ इक़दाम उठाने जा रहा है जहां यात्रियों को लेकर हर मुमकिन सहूलियात उन्हें मैसर हो, उस हवाले से एक और यात्री भवन का संग बुनियाद रखा गया है। वहीं पर रोपवे के जरिए से, यानी जिस तरीके से आप रोपवे गुलमर्ग के अंदर देख रहे हैं, जम्मू के अंदर देख रहे हैं, अब इसी तरीके से रोपवे बनाने की बात जो है वो सामने रखी जा रही है और इस पर बातचीत हो रही है ताकि यात्री जो यात्रा के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड के एहतमाम से जो यात्रा चलती है अमरनाथ गुफा के अंदर,
तो उसमें अब मजीद सहूलियत देने के लिए रोपवे की भी बात हो रही है और फिजिबिलिटी को फिक्स करने के लिए, देखने के लिए हाई पावर कमेटी तश्कील दे दी गई और माना जा रहा है कि अब बहुत जल्द ये फैसिलिटी भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। जहां एक तरफ से हम बात आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बता रहे हैं और माता और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के इंतजामात की बता रहे हैं, वहीं पर एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है और बड़ी खबर आ रही है सब लोग के हवाले से। सब लोग की तरफ से कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की गई है और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने बालतल और पहलगाम के अंदर धर्मशाला और एक हॉल यानी भंडारा हॉल बनाने की बात रखी है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सब लोग जो है उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से ज़मीन की मुंतकली का मामला उठाया है और कहा कि उन्हें ज़मीन फराहम की जाए ताकि यात्रियों के लिए बालतल और पहलगाम के अंदर धर्मशाला और भंडारा हॉल कायम किया जाए। श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन बफलो जिसे सब लोग जिसे हम कह रहे हैं, श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके सदर विजय ठाकुर और जनरल सेक्रेटरी ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की है, जिस दौरान उन्होंने एक यादाश्त लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपी जिसमें उन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि वो एक धर्मशाला, यात्री निवास और नाइट शेल्टर भंडारा हॉल जो है वो बनाना चाहते हैं जी, 2 जगहों पर, एक बालतल के मकाम पर, एक पहलगाम के अंदर, ताकि यात्री जब यात्रा के लिए वहां पर आए तो उन्हें हर मुमकिन सहूलियत मिल सके। तो इस सिलसिले में जो प्रपोज किया गया है जी यात्री निवास, फिलहाल उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक यात्री निवास तो पंथा चौक में बन रहा है जिसके लिए 25 कनाल जमीन पहले ही श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को फराहम कर दी गई है। तकरीबन वहां पर 3000 लोग जो है वो रह सकते हैं। अब सब लोग की तरफ से मांग की गई है कि 12 कनाल जमीन जो है वो बालतल डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर और इसके साथ साथ पहलगाम जिले के अंदर भी जो यात्री निवास बनाना है उसके लिए जमीन जो है वो फराहम की जाए। तो अप्रॉक्सीमेटली 24 कनाल जमीन की या 25 कनाल जमीन की मांग जो है वो की जा रही है सब लोग की तरफ से। और ये भी याद रखिएगा कि श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन सब लोग जो है ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 1860 का जो एक्ट है रजिस्ट्रार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत ये 2005 में रजिस्टर हुई है और मुख्तलिफ मकामात पर यह ऑर्गेनाइजेशन भंडारा ऑर्गेनाइज करती है और जिन लोगों के पास घर नहीं है उनके लिए रिहायशी सहूलियात मैसर रखती है और खाने पीने का अरेंजमेंट्स करती है और यही एक बड़ा काम जो है उनका पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर इस मिशन को जम्मू कश्मीर लाना चाहते हैं। बालतल और पहलगाम के अंदर 2 मकामात पर यात्रा निवास जिसे आप धर्मशाला कह रहे हैं या भंडारा हॉल बनाने की बात जो है उन्होंने सामने रखी है। ताम लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कहा गया है कि इस मांग पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा और इस सिलसिले में बहुत जल्द सब लोग को आगे क्या कुछ करना है इस हवाले से इक़दाम दिए जाएंगे। तो फिलहाल 2 बैक टू बैक खबरें हमने आपको श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के हवाले से बता दी, यात्रा के हवाले से बता दी और इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात का भी इशारा दे दिया है कि यात्रा अगर करनी पड़ी तो यात्रा तमाम तर ज़ाब्तों के तहत की जाएगी। दुनिया भर के अंदर जिस तरीके से यात्राएं चल रही हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी अमरनाथ यात्रा हो या दीगर यात्राएं हो उन्हें चलने की इस बार इजाज़त दी जा सकती है अगर हालात इसी तरह से बेहतर रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात जरा ऐवान की भी करते हैं चूंकि ऐवान के अंदर जम्मू कश्मीर का मामला गूंजा है और सवाल सरकार से पूछा गया था जिस पर जवाब सरकार ने सलामती सूरत हाल पर दिया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान सारी सूरत हाल क्या रही और मौजूदा वक्त में जो फिगर्स हैं उस पर भी सरकार ने जवाब दिया है। और बात जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से, चूंकि 3 वर्षों के दौरान 1000 से ज्यादा हमले हुए हैं, ये भी सरकार ने जानकारी दी। तहरीरी जवाब जो दिया गया, 177 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार जो कि अपनी जान इन हमलों के दौरान गंवा बैठे, फिर कोविड के दौरान जिनकी जान गई, 137 के आसपास फौजी, उनकी भी तादाद बताई गई। लेकिन पिछले 3 सालों के दौरान 1033 मिलिटेंसी के वाकयात रुनमा हुए जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर। सबसे ज्यादा इनमें 2019 के साल में हुए 594 ऐसे वाकयात जहां पर झड़पें भी हुई और दूसरे ऐसे वाकयात भी जहां पर आम शहरियों को भी नुकसान पहुंचा। 177 सीआरपीएफ के जो जवान हैं, एहलकार हैं, उन्होंने मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस के दौरान अपनी जान गंवाई। सीएपीएफ के माफ कीजिएगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के 177 एहलकार इसी पीरियड के दौरान यानी 3 वर्षों के दौरान अपनी जान गंवाई। मुख्तलिफ जो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन रहे हैं। दूसरी जानकारी ये दी गई कि कोविड के दौरान 137 फौजियों की जान गई,
49 इनमें एयरफोर्स के हैं और 4 बहरिया के जवान जिनने अपनी जान गंवाई। ये पूरी मुल्क की सतह पर बताई गई, लेकिन जम्मू कश्मीर को जब कोट किया गया तो इसमें जम्मू कश्मीर के मुतालिक बताया गया कि सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर सीआरपीएफ को हुआ है, जिसकी जानकारी तहरीरी तौर पर ऐवान के अंदर रखी गई है। 2019 में मिड नवंबर तक 2021 तक 2019 नवंबर से अब तक कुल मिलाकर 1034 ऐसे इंसिडेंट जो मिलिटेंसी के वाकयात हैं वो रोनमा हुए हैं, और दूसरे 177 सीएपीएफ के जवान जो जिसकी जानकारी पहले हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद कोविड के अलग से उसमें भी जान गई। और इसके अलावा नवंबर 15 तक जो 62 2020 में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की तादाद थी 35 इस साल अब तक है, यानी 35 एहलकार अपनी जान इस तरह के ऑपरेशंस में गंवा चुके हैं। और 2019 में यह तादाद 80 थी, 80 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जिनने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन 3 वर्षों के दौरान 1000 से ज्यादा हमले हुए, इसकी जानकारी भी ऐवान के अंदर दी गई है। चलिए जी, अब जरा बढ़ते हैं आगे जी। बात जरा मौसम के मिजाज की भी करेंगे, क्योंकि मौसम का मिजाज बदल रहा है और इस बदलते मौसम के मिजाज के बीच जहां दर्जे हरारत कई मकामात पर मनफी चला गया है, वहीं पर महकमे मौसमियात की पेशन गोई भी सामने आई है। और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 5 से 7 दिसंबर तक वादी कश्मीर में मौसम में बड़ी करवट हो सकती है। मैदानी इलाकों में हल्की और दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और पहाड़ी इलाकों और बालाई मकामात पर भारी बर्फबारी की पेशनगोई कर दी गई है। जोजिला टनल, सिमथन टॉप, राजदान टॉप, मुगल रोड जैसे रास्तों पर ट्रैफिक में खलल पड़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात की तरफ से पेशनगोई जारी कर दी गई है और वहां कहा गया है कि मगरिबी हवाओं का असर 5 दिसंबर को शुरू होगा, जो 7 दिसंबर तक पूरे वादी कश्मीर के अंदर रहेगा, जिस दौरान बालाई इलाकों के अंदर जो हायर रीच है हमारे जो सतह समंदर से तकरीबन 2000 मीटर की बुलंदियों पर है, वहां पर 1 से 2 फुट के बीच बर्फ पड़ सकती है। और मैदानी इलाकों के अंदर यानी जो हमारे प्लेन एरियाज है वहां पर बर्फ जो है वो 2 से 3 इंच तक पड़ सकती है। पेशनगोई जो है वो महकमे मौसमियात की तरफ से की गई है। इस दौरान जोजिला, सिमथन टॉप, राजदान टॉप, मुगल रोड पर भी बर्फबारी जो है वो तेज हो सकती है और दर्जे हरारत मनफी तक चला जा सकता है। फ्रीजिंग टेम्परेचर के बीच जब आप देखेंगे जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, कम से कम 1.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो रात का दर्जा हरारत श्रीनगर के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरीके से जब आप काजीगुंड के अंदर देखेंगे, जब आप पहलगाम के अंदर देखेंगे, गुलमर्ग और कोकरनाग के अंदर देखेंगे तो 0.1 और 0.5 के दरमियान ही आपको दर्जा हरारत जो है वो रात को मिल सकता है। इधर धुंध का कहर इस वक्त फिर श्रीनगर के कई इलाकों के अंदर साफ नजर आ रहा है। झील के आसपास के इलाकों के अंदर धुंध की वजह से ट्रैफिक की नकल हमल में भी खलल पड़ रही है और माना जरा कि आने वाले दिनों के हवाले से सूबाई इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तहसील और तहसील से ब्लॉक तक के रास्तों से हंगामी बुनियादों पर बर्फ हटाई जाए, इस सिलसिले में मैकेनिज्म को एनफोर्स किया गया है और निज़ाम को फाल और मुतहरिक बनाने के हवाले से सूबाई इंतजामिया ने पहले ही कमर कस दी है। महकमा पीडीडी ने भी अपने तरीके से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है, क्योंकि महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक बालाई इलाकों में जब जोरदार बर्फबारी होगी तो उसका असर आने वाले दिनों तक साफ देखने को मिलेगा। फिलहाल 5 से 7 तारीख तक बर्फबारी होगी, जिसके बाद दर्जे हरारत में नुमाया कमी का इम्कान लगाया जा रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए जी यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि सर्दी के अय्याम चल रहे हैं और बिजली की आंख मचोली ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। क्या कुछ खबर है, तफसील के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।